नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार एजू टेम्पल में। आ गए हैं आपके लिए कि आज एक स्पेशल रिकैप सीरीज स्पेशली 10th वाले बच्चों के लिए है। इसमें हमने करना क्या है, छोटी छोटी वीडियो हर चैप्टर वाइज बनाएंगे जिसमें पूरे चैप्टर का रिकैप रहेगा। छोटी वीडियो रहेगी इसलिए आप देख पाओगे, ज्यादा आपको टाइम उस पर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो बेटा अपना क्या है, केमिकल चेंज। क्या केमिकल चेंज को बात आती है फिर आइडेंटिफिकेशन की, कि केमिकल चेंज को हम पहचानेंगे कैसे, कि कब केमिकल चेंज अगर हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमने 3-4 तरीके पढ़े हैं और पता होने चाहिए। जैसे कि पहला हम बोल देंगे कि वहां पर टेस्ट चेंज हो जाता है सर। दूसरा ऑर्डर चेंज हो जाता है। ऑर्डर हम यहां पे समझ पा रहे होंगे, ऑर्डर का अर्थ है हमारा स्मेल से है। पहला हमने लिखा टेस्ट चेंज, दूसरा लिखा हमने ऑर्डर चेंज। तीसरा हम देखें तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो या तो उसका टेम्परेचर राइज होता है और अदरवाइज फॉल होता है। बेसिक मीनिंग क्या हुआ, चाहे वो राइज हो और चाहे वो फॉल हो, तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम लिख देंगे टेम्परेचर भी क्या हो जाता है जी, चेंज हो जाता है। तो हमने देखा टेस्ट चेंज होगा, ऑर्डर स्मेल चेंज होगा और क्या होगा, टेम्परेचर चेंज। चौथा होता है हमारा बेटा स्टेट चेंज। क्या होता है, स्टेट चेंज। अब उसका पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। अब वो रीजन क्या होता है, वो रीजन होता है कि उसके पीछे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन रहा होगा। अगर हम नॉर्मली एक बात करें, सिंपल सी बात मान लें कि हमने देखा होगा, बेसिकली मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक बकेट है, एक एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास बकेट है। ठीक है, बकेट ऑफ वाटर लिख देते हैं, बकेट ऑफ वाटर। ये पानी की बाल्टी है। ठीक है, हमने इसमें ऐसे करके कैल्शियम ऑक्साइड जो हम जाते हैं हमारा क्विक लाइन में, उसको जब हम डालते हैं, ठीक है, सडनली क्या देखते हैं, इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। इसकी स्टेट चेंज हो गई। कैसे, पहले ये सॉलिड फॉर्म में रहा होगा बेटा जी, और अब कैसा हो गया होगा, एक्वस फॉर्म में आ गया। ये कह लीजिए घोलते हैं तो पेस्ट बन जाता है। हमने क्या देखा, स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, दूसरी बात टेम्परेचर चेंज हो गया। तीसरी बात टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, चक्के मत देखना अलग इसको। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हमने देख ली, इसमें टेस्ट चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, ये नॉर्मली चेंज था, नॉर्मली एक चेंज था जो कि कैसा होगा, केमिकल चेंज। अब इसके पीछे, इस चेंज के पीछे जो हमने कहा कि रीजन होता है, वो रीजन क्या होता है हमारा, केमिकल रिएक्शन। अब उस चेंज को अगर हमें स्पेसिफिकली किसी पर्सन को बताना है कि क्या चेंज हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, तो उसके लिए जिस नोटेशन का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी। अच्छा, हमने कह दिया कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, पक्का क्या कह दिया, एक केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, तभी ये केमिकल चेंज हो पाया है। अच्छा, अब केमिकल रिएक्शन तो हुआ है, कितने अमाउंट में क्या चीज थी और कितने अमाउंट में किस चीज से रिएक्ट कर रही थी और क्या बन रहा था। कितने अमाउंट में क्या चीज थी, कितने अमाउंट में किस चीज से रिएक्ट कर रही थी और क्या बन रहा था। अब उसके बारे में हम स्पेसिफिकली सब कुछ बता देते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला, ये क्विक लाइन था, क्या था, क्विक लाइन था बेटा। ठीक है, रिएक्शन हुआ, ये क्या बन गया हमारा, स्लैब लाइन बन गया। क्या बन गया बेटा, स्लैब लाइन। ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन। अब स्पेसिफिकली हम बताएं कि कौन कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड इसमें इन्वॉल्व हुआ और क्या बाय प्रोडक्ट में रिलीज हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख दें कि बेटा जी कैल्शियम ऑक्साइड था, ठीक है, उसने वाटर के साथ रिएक्शन करा, फिर उसने कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करा, ठीक है, और साथ में बाय प्रोडक्ट हीट रिलीज कर दी। कैल्शियम ऑक्साइड था, वाटर से रिएक्शन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनी और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल गया हमारे पास, हीट रिलीज हो गई। तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि केमिकल चेंज क्या था, बस कि सॉलिड था अब एक्वस बन गया, ये केमिकल चेंज था, स्टेट चेंज हो गई। फिर हमने क्या पता लगाया कि पहले चूना था, चूना बोलते हैं उसको, सूखा था, अब वो स्लैग लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब कितने अमाउंट में क्या था, कैसे कैसे रिएक्शन हुआ, अब हम स्पेसिफिक बता पा रहे हैं कि सब कैल्शियम ऑक्साइड था, H2O से उसका रिएक्शन करवाया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बन के आया। ठीक है, इसको बोलेंगे टोटल हम केमिकल चेंज। उसके बाद उसका रिजल्ट केमिकल रिएक्शन, प्लस उसके बाद केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा पहला जो हमारा इस चैप्टर में है वो क्या है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो चलो उनके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास हमने पढ़ने हैं वो 4 है, बेसिक। हालांकि और भी है कुछ। तो सबसे पहले अगर देखा जाए अपने पास आता है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा आता है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल नाम पे ही चले जाओ, ज्यादा डिटेल में कुछ जानने की आवश्यकता है ही नहीं। कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या है, कंबाइन होना। ये दिख रहा है यहाँ पे हमें, अगर हम यहां तक पढ़े तो इसका मीनिंग क्या, सिंपल कंबाइन होना। क्या होना, कंबाइन होना। तो ये ऐसा रिएक्शन जिसमें कुछ स्पीशीज कंबाइन हो जाती हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, कुछ स्पीशीज कंबाइन हो जाती हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे हम लोग कह देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है। अगर मान लीजिए हमने बेटा यहां लिखा मैग्नीशियम Mg और इससे हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसका O2 के साथ,
क्लियर बात। और ये हमें बना के क्या दे रहा है हमारा MgO। हमने Mg का रिएक्शन कराया बेटा O2 से और हमें क्या मिल गया टोटल MgO। ठीक है। अच्छा तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज और यहां पे कितनी मिली केवल एक। यहां पर दो चीजें हैं और दोनों कंबाइन हुई और नई चीज क्या फॉर्म हो गई हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इनको भी अगर हम स्पेसिफिक पढ़ें तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा एरो है, इसे हम जानते हैं वाली बात ही। ये हमारा क्या है एरो। एरो के जो राइट हैंड साइड में आता है बेटा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। एरो की जो राइट हैंड साइड में आएगा बेटा उसको क्या बोलेंगे प्रोडक्ट, और जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है उन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा रिएक्टेंट। तो बेसिक मीनिंग अपना हम देखें तो डिफाइन क्या बन सकता है हमारा कि व्हेनेवर टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। बेटा प्रोडक्ट कितना बनेगा हर बार बस एक। रिएक्टेंट दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट कितने बनेंगे बस एक। क्लियर बात। तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा अब उसके बाद देखते हैं लेकिन क्या ये रिएक्शन जो लिखी है बेटा जी ये बिल्कुल सही है या गलत है, एक बार इसके लिए भी देख लेते हैं। अगर इस को दोबारा यहाँ पे लिख के दिखाऊं तुम लोगों को कि बेटा Mg था O2 था और यहाँ क्या आ गया था अपने पास MgO। Mg था O2 था और यहाँ क्या आ गया अपने पास MgO। अब ध्यान देने का प्रयास करना बेटा यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम थे एक, ऑक्सीजन के कितने एटम है दो। यहाँ पे मैग्नीशियम के एटम कितने है बेटा एक, ऑक्सीजन का कितना है एक, मतलब एक एटम ऑक्सीजन में क्या हो गया गायब, एक ऑक्सीजन एटम में क्या हो गया गायब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन और ऐसे हो जाता है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जब कभी भी हम किसी भी रिएक्शन के बारे में बताएंगे, कोई भी टाइप बताएंगे, कोई भी रिएक्शन लिख के दे रहे हैं एग्जाम्पल में, तो कभी भी उसे अनबैलेंस फॉर्म में नहीं लिखना है। क्या हमने थोड़ा पढ़ा होगा, अगर अनबैलेंस फॉर्म में लिखते हैं तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है उसका वायलेशन करते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है वो हम जानते हैं, काफी पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितने एटम है एक, यहाँ पे कितने एक, ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने दो, मतलब हमने एक ऑक्सीजन क्या कर दी हेर फेर। क्या कर दी हेर फेर। हेर फेर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मास अलग आएगा और यहाँ पर मास क्या आएगा बेटा अलग। अब दोनों साइड मासेस क्या आ जाएंगे अलग अलग, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना है देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है कोई दिक्कत नहीं एक है, ऑक्सीजन एक है यहाँ कितने हैं दो, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें आगे क्या लगा दें 2, तो इससे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे अपने पास 2 हो जाएंगे। पर अगर हम 2 आगे लगाते हैं तो इससे होगा क्या बेटा जी हमारे पास मैग्नीशियम भी कितने हो जाएंगे 2, पर यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हमारे पास बेटा बस एक, कितने एक, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे क्या लगा देंगे 2। अब देखिए यहाँ पर 2 Mg, यहाँ पर भी 2 Mg, यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। तो अभी इक्वेशन कौन सी फॉर्म में आ चुकी है बैलेंस फॉर्म में। समझ में आ गई बात कि कभी भी आप एग्जांपल लिखेंगे तो उसे बैलेंस करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक। तो दूसरा टाइप होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है कि डिकम्पोज कर देना, डिकम्पोज कर देना मतलब उसे तोड़ देना, स्प्लिट कर देना। अब होगा क्या कॉम्बिनेशन हमने क्या लिखा था सिंपल सिंपल कि वहां ए और बी थे हमारे दो रिएक्टेंट, मिल गया हमें सी प्रोडक्ट दे रहे थे, ये हमने कॉम्बिनेशन के लिए पढ़ लिया। ठीक है जी। अगर वही बात करें हम डिकम्पोजिशन की तो हर बार इस केस में क्या होगा कि डिकम्पोजिशन में हमारे पास प्रोडक्ट की जो संख्या है वो 2 या 2 से ज्यादा होगी, लेकिन जो रिएक्टेंट की संख्या है वो हमेशा एक ही होगी। अर्थात देखिए ध्यान से कि अगर हम लिखें कि अपने पास एक चीज है कंपाउंड ए, ठीक है, इसको हमने डिकम्पोज कर दिया बी और सी में, बी और सी में, तो बेटा यार रिएक्टेंट कितने होंगे टोटल अपने पास एक और प्रोडक्ट कितने होंगे अपने पास यहाँ पे 2। तो जब कभी भी एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें किसी भी तरीके से मिल सकती है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें किसी भी तरीके से मिल सकती है। जैसे कि मान लो हो सकता है हमने इसको हीट देके तोड़ा हो, या फिर हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई हो, ठीक है जी, या फिर हमने सनलाइट के हेल्प से तोड़ा हो। तो ये तीनों ही फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या करेगी इस रिएक्टेंट को इन दो प्रोडक्ट के तोड़ने में क्या करेगी हेल्प। एक एग्जांपल देखते हैं नॉर्मली, मान लीजिए अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट करा बेटा, इसको हमने हीट कर दिया तो अपने पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। और ये रिएक्शन देखिए क्या बैलेंस है, या कार्बन एक कैल्शियम एक, ऑक्सीजन 3
ऑक्सीजन 2, 2 और 1 ये वाला, कितने हो गए 3, दोनों की तरफ ऑक्सीजन बैलेंस, कैल्शियम बैलेंस, कार्बन बैलेंस, प्लस सिंगल रिएक्टेंट, जी हाँ एक ही रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या एक से ज्यादा है, ये 2 से ज्यादा है, नहीं जी 2 है, कोई बात नहीं, एक से तो फिर भी ज्यादा है, तो ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डिकम्पोजिशन। प्लस स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा, तो हमने इसे किसकी हेल्प से बेटा, हीट की, तो जब भी हम ये रिएक्शन हीट की बेस पे करेंगे तो इसको हम लोग बोल देंगे थर्मल, क्या बोल देंगे बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन। इतनी बात ध्यान रखनी बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी का होता प्रेजेंट पे तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बोलते थे इसको, इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर सनलाइट की हेल्प में होता तो हम क्या बोलते थे, फोटोकेमिकल। क्लियर है जी, सिंपल सिंपल क्या बोलते थे, फोटोकेमिकल। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था और इसके 3 पार्ट हमने पढ़ने होंगे, ठीक है। तो एक बार हम हीट कैसे तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे तोड़ सकते हैं, और सनलाइट कैसे भी तोड़ सकते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं अपना तीसरा टाइप। तीसरा टाइप है बेटा अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है, वैसे नॉर्मली अगर मान लीजिए कोई किसी ऑफिस में जाता है जॉब के लिए तो उसकी प्लेसमेंट की बात होती है, पर अगर उसको हटा के हम किसी और को लगा रहे हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, उस प्लेसमेंट से उस आदमी को रिमूव कर रहे हैं, मतलब डिस्प्लेस कर रहे हैं और किसी और को वहां पे लाके रख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सीधा सीधा जो ताल्लुकात है वो सिंपल ये है कि आप एक चीज लेके आइए, साथ में दूसरी चीज लेके आइए, अगर दूसरी चीज पहली वाली से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको वहां से रिमूव कर देगी। जैसे कि सिंपल देखिए, अगर अपने पास एक कंपाउंड है A, B, ठीक है जी, और हम लेके आते हैं उसके बाद स्मॉल सी, A, B है, उसके बाद लेके आते हैं हम स्मॉल c, तो हम क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद आगे जब रिएक्शन हो जाता है तो हमें क्या मिल जाएगा कि A, C और प्लस B, A, C प्लस B। इसका रीजन ये है देखिए कि C जो है वो B से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। C जो है बेटा B से क्या होगा, रिएक्टिव होगा, क्योंकि C जो है वो B से ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए उसने B को वहां से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेस, मतलब उसकी प्लेस से हटा दिया और खुद वहां पे जाके बैठ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए सिंपल सिंपल सी चीज हमने ध्यान रखनी है हमेशा, क्या, रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा। अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान रह गई, अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान रह गई तो कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में धोखा नहीं खाते। अगर हम इसे नॉर्मली एग्जांपल लेके देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली कि मान लीजिए अपने पास CuSO4 है, दैट इज कॉपर सल्फेट, और इसे हम रिएक्ट करवा देते हैं बेटा आयरन से। किसे करवा देते हैं, आयरन से। तो अपने पास सिंपल सिंपल क्या जाता है, फेरस सल्फेट, दैट इज FeSO4 और प्लस कॉपर। अब यहां क्या था, आयरन बेटा जो था वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था। आयरन क्या था, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, तो इसलिए उसने क्या करा, यहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद आके यहां पर बैठ गया, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज सिंपल सिंपल सी होती है, आगे आपको ट्रिक बता दूंगा याद करने की तो याद रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला रिएक्शन। तो चौथा टाइप है बेटा अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो देखिए ध्यान से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पे भी तो वही हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, बट आगे क्या लिखा हुआ है, डबल। क्या लिखा हुआ है, डबल, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो होगी पर कितनी बार, 2 बार होगी। डिस्प्लेसमेंट तो होगी पर बेटा कितनी बार होगी, 2 बार। कैसे, देखो, अगर मान लो अपने पास एक मॉलिक्यूल है A, दैट इज अगेन B, कितनी बार, ठीक है। तो होता क्या है रिएक्शन के बाद कि A के पास तो B चला गया, ठीक है, और B के पास चला गया A। ये हमें दिखाई दे रहा है यहां से कि इन दोनों ने क्या कर लिया, अपने आप को एक्सचेंज कर लिया। इन्होंने क्या करा, इसको विस्थापित किया अर्थात डिस्प्लेस किया, और इन्होंने क्या किया, इसको विस्थापित किया अर्थात डिस्प्लेस किया। या दूसरी बात हम सिंपल समझिएगा भाषा में तो क्या करेंगे कि एक रिएक्टेंट ये वाला था, एक रिएक्टेंट ये वाला था, इन दोनों ने क्या करा, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। मतलब हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस अगर इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम इसे केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल समझना चाहे तो देखिए ध्यान से, हम सिंपल क्या लिखेंगे बेटा कि BaCl2 दैट इज बैरियम क्लोराइड एंड Na2SO4 व्हिच इज सोडियम सल्फेट। तो हमें इससे क्या प्राप्त हो जाता है, सिंपल कि NaCl प्लस BaSO4। अब ये रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है, दिखाई दे रही होगी हमें कि यहां बेटा Cl 2 है, Na कितने हैं, 2, पर यहां पे NaCl कितने एक, हम यहां से क्या लगा देंगे 2, सर 2Na हो गए, 2Cl हो गए, 2Na 2Cl, एक बैरियम, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, दोनों बैलेंस है। अब यहां पे एक्चुअली में क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसा बना होगा कि Ba 2+ एंड 2Cl-, ये अपने आयंस में से टूटेगा, आयनिक कंपाउंड है। सेम ये भी क्या हुआ होगा, 2Na+ एंड SO4 2-। अब ये हमने देखा आयंस में, ये आयंस में कंपाउंड क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। अब इन्होंने क्या कर लिया, अपने आयंस एक्सचेंज।
सर इनका Na जो था वो यहाँ Cl से आ गया, और ये जो बैरियम था ये कहां से रह गया, सल्फेट की था। तो इन दोनों के आयंस बेटा आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। क्या हो गए, एक्सचेंज। इसलिए क्या बोला, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अब एक चीज हमने नोटिस नहीं करी शायद, कि यहाँ पे एक डाउनवर्ड एरो दिखाई दे रहा है, डाउनवर्ड एरो। इस डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या है, तो जो सोच रहे हो शायद वही है, देखते हैं। डाउनवर्ड एरो का सिंपल मीनिंग क्या होता है बेटा, पीपीटी। डाउनवर्ड एरो का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा, पीपीटी, दैट इज प्रेसिपिटेट। हम डाउनवर्ड एरो से ऐसा कंपाउंड दर्शाते हैं जो कि क्या होता है, किसी रिएक्शन में फॉर्म तो होता है बट एज अ सॉलिड फॉर्म में नीचे जाके एक साइड डाउनवर्ड बैठ जाता है। क्लियर है बात। तो ऐसे रिएक्शन में, जिस किसी भी रिएक्शन में एक पीपीटी दैट इज प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, जिस किसी रिएक्शन में एक पीपीटी फॉर्म हो जाए एज अ प्रोडक्ट, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अब कोई अलग से टाइप नहीं है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देते हैं। और हमें पहचानना कैसे है या रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो डाउनवर्ड एरो से। क्लियर है बात। अब देखते हैं बेटा अगला टाइप। अगला टाइप बेटा अपना पांचवा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है और रिडक्शन करना है। तो उससे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में फर्क क्या है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते क्या है। ठीक है, तो देखते हैं जरा। ऑक्सीडेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कि यहां पे क्या आ रहा है बेटा, ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, और हम क्या कह सकते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन। कि जब कभी भी कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड ऑक्सीजन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो हम उसे क्या कह देंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, उसका क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। और जब कभी वो हाइड्रोजन को लॉस कर देगा, क्या कर देगा, हाइड्रोजन को लॉस कर देगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वो लूज ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, लूज ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों ही केस में हम कहते हैं कि बेटा एक्चुअली में क्या हुआ वहां पे, ऑक्सीडेशन। चाहे वो ऑक्सीजन गेन करे, चाहे वो ऑक्सीजन गेन करे, और चाहे वो हाइड्रोजन को रिलीज कर दे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं बेटा, और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो जाए, जरूरी नहीं है कि दोनों ही होनी चाहिए, कि वो हाइड्रोजन छोड़े भी और ऑक्सीजन गेन भी करे। नहीं, अगर हाइड्रोजन छोड़ भी रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन ले भी रहा है तो भी ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों ही दिख रहे हैं बेटा हमें, कि ऑक्सीजन हम पहचान पाएंगे। अगर मान लीजिए सिंपल बोले हम कि कार्बन था, ऑक्सीजन था, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि कार्बन के पास क्या आ गया बेटा, ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ हमारा, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सिंपल बात है। उसके बाद रिडक्शन की, इसके बाद बेटा रिडक्शन की। तो रिडक्शन में दोनों साइड क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट। क्या हो जाएंगे, अपोजिट। विच मींस ये क्या कहता है कि सर आप हाइड्रोजन को गेन कराइए, हाइड्रोजन को गेन कराना है। अगर हाइड्रोजन गेन हो जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन गेन हो जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा। और अगर आप गेन नहीं करा सकते हो, अगर आप गेन नहीं करा सकते हो तो रिमूव करा दीजिए किसको, ऑक्सीजन को। बेटा बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जस्ट अपोजिट हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन को लॉस करना है, यहाँ पे कह रहा है गेन करना है। यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करना है, यहाँ पे कह रहा है ऑक्सीजन को लॉस करना है। तो अगर हमने ऑक्सीजन छोड़ दिया तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सिंपल देखो, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट था बेटा यहाँ पे, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अभी जब हमने हीट करा था तो हमने क्या पाया था कि कैल्शियम ऑक्साइड बना था और प्लस बना था हमारा CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल ये मतलब देखो, यहाँ कार्बन के पास कितना ऑक्सीजन है, 3। कितने, 3। पर अब कितने बचे बेटा, बस 2। मतलब एक ऑक्सीजन क्या हो गया, छूट गया। एक ऑक्सीजन क्या हो गया, छूट गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। एक बार देखो साफ साफ लिख के दिखा दे दोबारा से, कि हमने करा क्या इस रिएक्शन में, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। यहाँ ऑक्सीजन 3 थे बेटा जी, यहाँ पे कितने बचे, 2। मतलब एक का क्या हुआ है, लॉस, मतलब ऑक्सीजन क्या हुई है, लॉस हुई है। तो क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ये दोनों कैसे लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तीसरा जो रिएक्शन हमारा इनसे मिलके बन जाता है वो क्या बनता है, उसे भी देख लेते हैं एक बार। कि अगर मैं कहूं कि यहां से मैं ये उठा लूं बेटा RED, क्या उठा लूं बेटा, RED, समझ में आ रही बात। और यहां से उठा लेते हैं ऑक्स, क्या उठा लेते हैं, ऑक्स। तो ये इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बन जाता है हमारा, REDOX, REDOX, दैट इज रिडॉक्स। क्या बन जाता है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्योंकि हमने रिडॉक्स कैसे बनाया, इन दोनों से मिला के बनाया है, इन दोनों से मिला के बनाया, तो मतलब क्या, ये वाली कंडीशन भी होगी और ये वाली कंडीशन भी होगी। अर्थात क्या कहने का, कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो वो सारी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो
और रिडक्शन भी हो, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, क्या कहलाती है? रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम देखिए अगर कि हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, हमने इसको कार्बन से ट्रीट कराया बेटा, तो हमें क्या मिल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक। जिंक ऑक्साइड का कार्बन से ट्रीट कराया तो क्या मिल गया हमें? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक, विच मींस सर जेड के पास या जिंक के पास हम बात करेंगे ऑक्सीजन था पहले, अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो चुका है, मतलब क्या हो गया हमारा? रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया बेटा? रिडक्शन, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन जिंक के पास से अब चला गया। वही कार्बन की बात करी जाए तो इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब ऑक्सीजन आ गया है, तो बेटा इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर क्लियर बात है? ये जो हमने अभी तक देखे बेटा, ये हमारे इसके सभी मेन टाइप है। ठीक है, अब देखते हैं आगे इस टॉपिक में जो टॉपिक बचाओ। तो देखो बेटा छठा टाइप जो होता है ना, अपने दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो ध्यान से देखना, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा एक्सो का मतलब ये होता है लिबरेट होना, एक्सो का मतलब होता है लिबरेट होना, और एंडो का मीनिंग होता है एब्जॉर्ब होना। क्या होता है? एब्जॉर्ब होना, और एक्सो का मतलब होता है लिबरेट होना। लिबरेट जानते हो बेटा? निकलना मतलब। और थर्मल, थर्मल आ गया यहाँ पे दिख रहा है हमें, थर्मिक जो शब्द बना है कहां से बना है? थर्मल से, मतलब हीट या एनर्जी। हीट या एनर्जी मतलब ये हुआ कि जिन रिएक्शन में हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी वो हमारा ये बन जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा हीट, और जिन रिएक्शन से हीट लिबरेट हो जाएगी, रिलीज जाएगी, वो हमारा ये बन जाएगा। तो सिंपल सिंपल हम ये कह सकते हैं कि वो सारे रिएक्शन, वो सारे केमिकल रिएक्शन जिसमें ह्यूज अमाउंट में एनर्जी या हीट रिलीज होती है, उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व नहीं होती बल्कि हमें प्रोवाइड करवानी पड़ती है, उनको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं बेटा एक्सो की बात करूं तो हमने अभी देखा था, जैसे कि मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिखा, H2O लिखा, तो हमें मिला क्या बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या मिला बेटा? हीट। तो इस रिएक्शन में दिखाई दे रहा है बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हीट या एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। इसीलिए किसका पार्ट बनेगा? ये एक्सोथर्मिक का। वही अगर एंडोथर्मिक की बात करें तो हम लिख सकते हैं बेटा, अपने पास मान लीजिए AgCl है, यहाँ पर 2 AgCl लिखा है, और यहाँ हमने लिखा सनलाइट। क्या लिखा बेटा जी? सनलाइट। तो ये Ag2 और प्लस Cl2 में टूट गया। इस रिएक्शन के लिए कि 2 AgCl या AgCl जो हमने AgCl में हमने अलग अलग तोड़ दिया है, उसके लिए हमें हीट या एनर्जी देनी पड़ी। तो इसीलिए क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए इसने हीट एनर्जी क्या करा है? एब्जॉर्प्शन करा है। इसीलिए रिएक्शन क्या कहलाएगा हमारा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, और वही क्या कहलाएगा हमारा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा जो हमेशा आता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सिंपल सा आंसर है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। रेस्पिरेशन के दौरान होता क्या है? फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो इसीलिए उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। लास्ट में अपने दो टॉपिक है बेटा, कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, ध्यान से देखना। कोरोजन, कोरोजन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? जब कभी भी कोई आयरन का आर्टिकल या और किसी मेटल का आर्टिकल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे कोरोड होना स्टार्ट कर देता है, मतलब खराब होना, डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देता है। तो उसी को लोग क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। ठीक है, वही अगर ये वाली बात हम आयरन के केस में स्पेशली करें कि जब कभी मान लीजिए आयरन में जंग वगैरह लग जाती है, हमने उसको खुले में छोड़ दिया, मॉइस्चरेट हो गया, तो उसको हम लोग बोल देते हैं रस्टिंग। क्या बोल देते हैं बेटा? रस्टिंग। इतना फर्क समझ के रखिएगा कि रस्टिंग और कोरोजन में कितना सा डिफरेंस है कि रस्टिंग इट इज जस्ट एन टाइप ऑफ कोरोजन। कोई भी चीज कोरोड हो रही है उसको हम कोरोजन कह रहे हैं, बट आयरन कोरोड हो रही है तो उसको स्पेसिफिकली हम क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिकली रस्टिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? रस्टिंग बोल रहे हैं। प्रिवेंशन के लिए सिंपली हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? बाय पेन, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रिवेंशन के लिए बेटा क्या कर सकते हैं? पहला बाय पेन, बाय ग्रीसिंग, ठीक है, तीसरा ग्रीसिंग के बाद हम लोग ऑयलिंग भी कह सकते हैं, एंड चौथा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये सब शायद हमारे लिए थोड़ा सा नया हो। गैल्वेनाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जिंक की एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, जिंक की एक लेयर फॉर्म कर देते हैं जिससे कि वो मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा नहीं, तो कभी भी कोरोड होगा ही नहीं। दूसरा टॉपिक है बेटा आपने उस कोरोजन के बाद बताया रस्टिंग। ठीक है, ओ सॉरी रेंसिडिटी। तो देखिए ध्यान से, रेंसिडिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जब कभी भी कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं अपने, जैसे कि चिप्स, वेफर्स वगैरह, वो जब कभी भी एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब कभी भी एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसके कारण से उनकी स्मेल, उनका स्वाद थोड़ा चेंज हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? रेंसिडिटी। फॉर एग्जांपल देख लें, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक चिप्स का पैकेट था,
ठीक है, हमने इसको थोड़ी देर के बाद खाने के बाद खुला हुआ छोड़ दिया, ठीक है जी। उसके बाद जब हम दोबारा ये चिप्स कुछ समय के बाद खाने बैठेंगे, ठीक है, तो इसका स्वाद सर सेम नहीं रहेगा, थोड़ा सीमा सा, थोड़ा गीला गीला सा और थोड़ी स्मेल भी इसमें आ जाती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से कैसे बचा जाए, तो रेंसिडिटी से बचने के लिए बेटा 2-3 उपाय होते हैं। पहला कि हम जब भी फूड आर्टिकल रखेंगे तो कहां रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। दूसरा हमने क्या देखा कि जो भी हमारे चिप्स के आते हैं या वेफर्स आते हैं या कोई और भी चीज आती है, नमकीन वगैरह पैकेट के अंदर आती है, तो अक्सर उसमें गैस फिल करी जाती है, वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। अब ये भी जान लीजिए कि नाइट्रोजन गैस को फिल ही क्यों करा जाता है, या नाइट्रोजन गैस ही क्यों फिल करी जाती है। नाइट्रोजन गैस होती है बेटा हमारी सिंपल N2। नाइट्रोजन गैस क्या होती है हमारी, N2। अब N2 अर्थात नाइट्रोजन गैस, अब इसे ही क्यों फिल करा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस होती है बेटा हाईली अनरिएक्टिव होती है, हाईली अनरिएक्टिव, तो वो हमारे फूड आर्टिकल कभी रिएक्ट नहीं करती है, जिसके कारण हमारे फूड आर्टिकल जो भी होते हैं सेफ रहते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये था बेटा एक क्विक रिवीजन हमारा चैप्टर 1 के लिए। कल फिर एक नई वीडियो अपलोड करेंगे चैप्टर 2 के लिए। इसी तरह जीके आपसे चलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।